नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संधि का हमारा टॉपिक चल रहा है। जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर हमें संस्कृत पढ़ाई जाए, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा ही सिलेबस करवा रहा हूँ। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस मिलेगा दोस्तों। बस आप लगातार जुड़े रहिए क्लासों से और अपने जितने भी दोस्त हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें, जिससे कि हम आपको और अच्छे से मेहनत करके आपको बहुत अच्छा मैटर यहाँ पर उपलब्ध करवा सकेंगे। दोस्तों, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जो भी मैटर मिलेगा उससे बाहर आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा आपको जो भी सिलेबस है आपका, हर टॉपिक को, हर बिंदु को बहुत ही सरल तरीका से आपको बताया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम आपको यण संधि बताने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको जैसे कि सवर्ण दीर्घ संधि है वो हम बता चुके हैं। इसके अलावा गुण संधि आपको हम बता चुके हैं, वृद्धि संधि आपको बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी यण संधि और पूर्व रूप संधि। दो संधियों का हम इसमें आपको बताएंगे आज पूरा मैटर। तो देखिए, हमारी आज की संधि रहेगी, टॉपिक डाल लीजिए यण संधि। आज की हमारी संधि है यण संधि। दोस्तों, यण संधि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप रीट के पेपर को उठा के देख लीजिए, चाहे आप सेकंड ग्रेड के पेपर को उठा के देख लीजिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर को उठा के देख लीजिए। जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उनमें किसी भी पेपर में आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा यदि संधि में से प्रश्न पूछे गए हैं तो वो पूछे गए हैं आपके यण संधि से। आप ऐसे मान के चलिए कि संधि के पूरे टॉपिक के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि संधि यदि आपको बताएं तो वो यही संधि है आपकी यण संधि। इसलिए आज हम इस यण संधि को पूरा अच्छे से समझ लेंगे, कभी भी आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। दोस्तों, जैसे संधि का टॉपिक हो जाएगा मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आज तक जितने पेपर हो चुके हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड का है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का है, चाहे वो रीट का है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी संधि के प्रश्न पूछे गए हैं उनमें वो मैं सारे के सारे यहां पर आपको सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि संधि से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यण संधि का सबसे पहले सूत्र समझते हैं। ठीक है, इसका सूत्र कौन सा है उस सूत्र को समझेंगे, क्योंकि हम यहां पर संस्कृत के अंदर जो संधि पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सूत्रों के आधार पर चलते हैं हम। हमारा सूत्र है एको यणचि। एको यणचि हमारा सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर हम यण संधि समझेंगे। ठीक है, अब सूत्र के अंदर जो जो शब्द हैं उन शब्दों को समझ लेंगे, उसके बाद में सूत्र का अर्थ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए, एक शब्द हमारा इक है, इसके अंदर क्या है? इक। इसके बाद में इसमें है आपका यण और इसके बाद में है अचि यानी अच। ये पूरे के पूरे सूत्र में हमारे 3 शब्द आ रहे हैं मित्रों। कितने शब्द हैं? 3 शब्द आ रहे हैं। इन तीनों शब्दों को हमें समझना होगा, तभी जाकर के आप एको यणचि सूत्र को समझ सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं इक क्या है। देखो, इक, यण और अच ये तीनों के तीनों आपके प्रत्याहार हैं। प्रत्याहार आप जानते होंगे, हमने आपको संज्ञा के प्रकरण में प्रत्याहार के बारे में अच्छे से समझाया है, वहां आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इक का मतलब होता है आपका ई से लेकर के कह तक के जितने भी वर्ण हैं वो हमारे इक में आ जाएंगे। इक के अंदर आपके टोटल 4 वर्ण शामिल होते हैं, ई, उ, उसके बाद में आपका री और यहां आ जाएगा आपका री। इक में ई, उ, री, री केवल 4 वर्ण यहां पर शामिल होते हैं। ये हमारा इक प्रत्याहार हो जाता है दोस्तों। ठीक है, एक प्रत्याहार याद रखना, ई, उ, री, री। ठीक है ना। इसी तरह हम जानेंगे यण प्रत्याहार। अब इसके लिए आप माहेश्वर सूत्रों में जाइए और वहां पे आप देख सकते हैं माहेश्वर सूत्रों के अंदर आपको ये सारी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। माहेश्वर सूत्र आपको अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, तभी जाकर के आप ये अच्छे से समझ पाओगे। यण संधि में आपको देखो, यण का मतलब है आपका, एक तो यण में आपका ये आएगा, ये, वे, रे और एक आएगा आपका ले। ये 4 वर्ण आपके यण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यण के अंतर्गत। तो एक में आपके ये 4 वर्ण आते हैं, यण में आपके 4 वर्ण आते हैं।
अब अच का मतलब क्या है? अच का मतलब मित्रों सारे के सारे स्वर आ जाते हैं इसमें, जैसे कि आ, ई, ऊ, री, री, ठीक है, ए, ओ, आई, औ। ये हमारे अच हो गया, ठीक है। अब देखो अच में कितने वर्ण आ रहे हैं, आप काउंट करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 वर्ण हैं अच के अंदर, ठीक है। और यहां देखोगे तो ये हमारे यण में 4 वर्ण आते हैं, इक में हमारे 4 वर्ण आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये तीनों वर्ण समझ में आने चाहिए कि इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, ठीक है। उसके बाद आप इसका अर्थ आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनके आधार पर इस सूत्र का अर्थ बता रहा हूं। देखिए सूत्र का अर्थ क्या होगा। सूत्र का अर्थ है इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, हो जाता है, बाद में असमान स्वर होने पर। देखिए मित्रों, इसका मतलब हुआ कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा, यानी इक का मतलब है ई, उ, री, री, इन चारों के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। यण का मतलब है 4 वर्ण य, व, र, ल। तो इनको क्रम से आप ऐसे समझ लो, ई को ये हो जाएगा, उ को वे हो जाएगा, री को रे हो जाएगा और री को ले हो जाएगा, यानी कि सादृश्यतम होगा। इनका जो सदृश है, ई का सदृश ये होगा, आप उच्चारण स्थान आदि के माध्यम से देख सकते हो चेक करके। इसका सादृश्य ये होगा, इसका सादृश्य ये होगा, इसका सादृश्य ये होगा। तो इसी तरह इनको क्रम से हम कर लेंगे। कह रहे हैं कि बाद में असमान स्वर होना चाहिए भैया, तो बाद में कैसा स्वर हो? असमान, मतलब इनके जैसा नहीं होना चाहिए, इनके अलावा हो, कोई भी स्वर हो सकता है। ये हमारे स्वर हैं, इनमें से केवल आपको 4 स्वरों को छोड़ देना है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए आपका, और आपका ई, उ, री, री, ठीक है। ई ये इसमें नहीं आता है, ई, उ, री और री, ये हमारे 4 जो स्वर हैं ये आपके नहीं होने चाहिए। इनके अलावा कोई भी स्वर हो तो वो असमान स्वर कहलाएगा, तभी आपकी यण संधि हो सकती है। इतना आप नोट कर लें, फिर मैं एक डायग्राम से आपको और अच्छे से समझाता हूं। चलिए मित्रों, इसको एक बार हम साफ कर देते हैं, इसके बाद में मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूं। डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक डायग्राम से पूरा बताता हूं। देखिए ये सूत्र हो गया। देखिए हमने अभी आपसे कहा कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, ठीक है। इक के स्थान पर क्या हो जाता है? यण आदेश। तो इक भी हम जानते हैं और यहां पर यण भी हम जानते हैं, दोनों को समझ चुके हैं क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो इक में आते हैं आपके ई, उ, री और री, ये आपके 4 वर्ण आते हैं। यण के अंदर हमारे 4 आते हैं, ये, वे, रे और ले, ठीक है। हमने आपसे कहा कि इनको क्रम से हो जाएगा, जो सादृश्यतम होगा। ई का सादृश्यतम ये है, उ का आपका वे होगा, री का सादृश्यतम रे होगा, री का सादृश्यतम ले होगा। तो इनको हम इसी क्रम में आदेश कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिए। देखिए ऐसे ये हमारी टेबल बन चुकी है। इसका मतलब है कि ई को हमें ये करना है, उ को हमें वे करना है, री को हमें रे करना है, री को हमें ले करना है। लेकिन एक शर्त और ध्यान रखनी है आपको, वो शर्त ये है कि बाद में कोई भी असमान स्वर होना चाहिए, असमान स्वर हो, ठीक है। बाद में कोई भी असमान स्वर हो तभी आप ये वाला काम कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। यही हमारी यण संधि है। अब मैं इसको और शॉर्ट बताता हूं। देखिए ये हमारा इक है, ठीक है। इक के बाद में यदि असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, कोई भी स्वर हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा इक होगा उसको यण हो जाता है,
ये हमारा शॉर्ट नियम है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक को हम यण कर देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट एक वर्ण तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एक में 4 वर्ण आते हैं और यहां पर यण में 4 आते हैं। यदि ई मिलता है इस जगह पर एक में से, तो आप ई को ये बना लोगे। यदि यहां पर उ मिलता है तो आप उसको वे बना लोगे। यदि यहां पर री मिलता है तो आप उसको रे बना लोगे, और यदि यहां पर री मिलता है तो उसको आप ले बना लोगे। यही है एक के स्थान पर यण का मतलब। लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए, सिंपल है बस। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अनु है और अय है। देखिए, ये हमारा एक शब्द है, यहां पर हमने विच्छेद किया है अनु, और इधर है अय है। अब यहां पर आपको सबसे पहले ढूंढना होगा एक, क्योंकि इधर आपको एक मिलेगा, यह आपको ध्यान रखना है। जो हमारा पहला पद है इसको हम कहेंगे पूर्व पद, और इसको हम कहेंगे उत्तर पद, यानी कि बाद वाला पद है ये। ठीक है, तो यहां पर आप ढूंढेंगे अंतिम में, यानी जो शब्द यहां मिलेगा उसके लास्ट में कौन सा है आपका वर्ण, वो आपको ढूंढना है। इन चारों में से है या नहीं, ऐसे आपको ढूंढना होगा। तो ई देखिए, ई है क्या? मिल गया। नहीं मिला ना? नहीं मिला। ऊ है क्या? हाँ बिल्कुल मिल गया। तो यहां पर आपको ये वाला मिल रहा है ऊ, ये ऊ मिल रहा है यहां पर। अब एक बात और ध्यान रख लो आप, यहां पर जो ई है इसमें दीर्घ ई भी शामिल हो जाती है। यहां दीर्घ ऊ भी आ सकता है, यहां पर आपका दीर्घ री भी आ सकता है, और री का दीर्घ होता ही नहीं है। तो अब देखिए, यहां पर ऊ मिल गया और आगे हमारा ए स्वर आ रहा है। अब जबकि हमने आपसे यह कहा कि असमान होना चाहिए, तो आप बताइए असमान है क्या? बिल्कुल है, यानी कि ऊ के समान नहीं होना चाहिए। ऊ के जैसा नहीं हो, अन्य कोई सा भी हो, वो आपका यहां असमान कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये ऊ है, ये आपका ए है। अब बताओ ये एक जैसे हैं क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो स्वर है ये इसके हिसाब से कैसा है? असमान हो गया, क्योंकि ये असमान है अलग अलग। यदि मान लो ऊ है, इधर भी ऊ आता, तो ये आपके समान स्वर कहलाते, तो यहां पर तो दीर्घ संधि हो जाती। फिर बात समझ गए? अब देखो यहां पर हम क्या कर लेंगे, ऊ के स्थान पर वे कर देंगे। अब ऊ के स्थान पर हम वे करेंगे तो ने हलंत हो जाएगा, ये हम वे कर देंगे, और इधर हम अय करेंगे, इनको सबको मिलाएंगे तो बन जाएगा अन्वयः। इस तरह से हम इसमें शब्द बनाते हैं मित्रों। आप इतना नोट कर लें, इसको अच्छे से लिख लें, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बस अच्छे समझते जाइए आप। ठीक है, तो क्लियर है? इतना नोट करो, फिर मैं आपको एक एक उदाहरण समझाता हूं इनकी। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 10-15 उदाहरण और बताऊंगा। इतना आपने समझ लिया है। अब इसमें मैं आपको उदाहरण समझाता हूं एक एक, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे हम 10-15 उदाहरणों के साथ। ठीक है, एकदम आसान तरीका से समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए और कभी भी आपका इस तरह का सवाल गलत नहीं हो। अब देखो एक एक उदाहरण समझा रहा हूं मैं। जैसे हमने लिखा सुधि धन उपास्य है, ये हमारा प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हमारे सामने क्या है? ई आ रहा है, तो यहां पर हम इसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, सुधि में से जो ई है उसको हम अलग कर रहे हैं, और अलग करके हम यहां लिख रहे हैं। देखिए सुधि, और आगे हमारा क्या है? उपास्य, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए इधर आपका ई आ रहा है, जो कि एक में आता है। एक में हमने कहा कि ई दोनों आ जाएंगे, तो हमें यहां मिला है बड़ा वाला ई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमने कहा कि असमान स्वर होना चाहिए, ऊ मिल रहा है जो कि असमान है, ये समान नहीं है। तो अब यहां हम क्या करेंगे? इसके स्थान पर ये कर लेंगे, ई के स्थान पर हम ये आदेश कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से हमारा बच गया एक तो सु और ध, ये बच गया। इधर आपका उपास्य यूं की तो ही बच गया, इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, चेंज। अब इन सबको मिला दीजिए आप, तो देखो सु ध आधा है, ये भी आधा है। अब आधे ये में आपका आगे ऊ बैठा हुआ वो मिल जाएगा ऐसे, फिर आपका पास्य है, इस तरह से बन जाता है। तो ये हो गया आपका शुद्धि उपास्य है। ठीक है, ये प्रसिद्ध उदाहरण है आपका शुद्धि उपास्य। ठीक है ना? ऐसे आपको हम दूसरा उदाहरण बताते हैं। देखिए सेकंड उदाहरण है आपका मधुधन अरिहि। देखो ये हमारा ऊ का उदाहरण है, आपको यहां ऊ मिल गया, इधर आपको ए मिल रहा है। ए आपका असमान है, ऊ आपको एक में आता है ऊ,
तो यहां पर ऊ के स्थान पर आपको याद करना है क्या होगा, वे होगा। तो हम यहां वे कर लेंगे, तो मध और यहां पर वे हो जाएगा। इधर आपका अरि ही मिला दो, बन जाएगा मध्वरी ही, ऐसे बन जाएगा मध्वरी ही, बना के नहीं, इस तरह से। ऐसे हमारा तीसरा उदाहरण हो जाएगा ई उ री री, जैसे कि धात्री, धन अंश है, अंश है, इस तरह से। अब यहां पर देखो री आ रहा है, री आपका एक में आता है, बिल्कुल आता है। इधर आपका ए आ रहा है जो कि असमान स्वर है, निश्चित रूप से यहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी। तो आप यहां पर री के स्थान पर क्या कर लेंगे, रे कर लेंगे। अब देखो यहां इस तरह से स्थिति बन जाएगी, री को हमने रे कर लिया और यहां पर अंश है लिखा हुआ है। अब यहां तय और रे दोनों मिलकर त्रय बन जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये त्रय बन जाता है। अब त्रय हलंत है तो आगे वाला जो अंश है में ए लिखा हुआ है, ठीक है, अनुस्वार सहित, वो आकर के यहां मिल जाएगा इस तरह से, और आपका श है ऐसे मिल जाएगा, तो बन जाएगा धात्रंश है। क्या बनेगा, धात्रंश है, ठीक है। इसी तरह एक उदाहरण और हम बता रहे हैं, चौथा, लृ धन आकृति, लृ धन आकृति ही, ठीक है। अब यहां पर लृ आ रहा है, ठीक है, तो लृ भी एक में आता है, आकृति में आ रहा है जो कि असमान स्वर है, तो आप लृ के स्थान पर ले कर लोगे। हमने ले कर लिया, इधर हमारा शब्द है आकृति ही, अब इनको मिलाएंगे तो लाकृति ही बन जाएगा इस तरह से। तो ऐसे आपने देखा कि हमने 4 उदाहरण आपको बताए हैं जो कि एक के हैं, यानी ई का हमारा उदाहरण हो गया, उ का हमारा उदाहरण हो गया, री का हमारा उदाहरण हो गया और लृ का हमारा उदाहरण हो चुका है। तो यदि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो कितने भी उदाहरण या कहीं से भी उदाहरण आ जाए आपका गलत नहीं होगा। हाँ, ये गारंटी नहीं कि हम जो उदाहरण आपको यहां बताएंगे या समझाएंगे उनमें से एग्जाम में आ जाए, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी सवाल बन सकता है। लेकिन इतना आपसे हम जरूर कह सकते हैं कि एग्जाम में जो भी आएगा वो इसी नियम के आधार पर आएगा। यहां पर कोई भी शब्द चेंज करके दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन आपको ये कि यही मिलेगी। जैसे कि यहां सुधी लिखा हुआ है, यहां पर और कुछ लिखा जाएगा, लेकिन यहां ई या ई दोनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कुल मिला के एक जरूर मिलेगा यहां पर, यदि यण संधि का उनको पूछना होगा तो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, अच्छे से इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपके। कोई भी आपको यदि डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहती है, तो आप हमें कमेंट में सवाल जरूर करें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। अब मैं आपको 10-15 उदाहरण बता रहा हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखिए मित्रों, ये हमारे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी संधि पूरी की पूरी। देखिए सबसे पहला हमारा उदाहरण है प्रतिधन एकम। देखो यहाँ पर प्रति है, इधर आपका एकम है। हमने कहा कि सबसे पहले आपको एक ढूंढना है, क्या एक में आपको पता है कि भाई एक में तो आपके 4 वर्ण आते हैं, ई उ री री, ठीक है। एक मिलता है तो इसको हमें यण करना है, यण में 4 आते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। ऐसे तो देखो सबसे पहले हमारा प्रति है, प्रति में ई आ रहा है, तो ई को आप ये कर लेंगे तो बना लेंगे आप, तय आपका आधा हो जाएगा और ये में मिल जाएगा तो बन जाएगा प्रत्यय, फिर एकम मिलाएंगे प्रत्येकम, इस तरह से आपका ये बन जाता है। अब देखो आगे देखते हैं, सेकंड वाला उदाहरण है हमारा यदि धन अपि। यदि में आपका ई मिल रहा है, अपि में आपका ए मिल रहा है जो कि असमान स्वर है, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ई को हम ये कर लेंगे तो बना लेंगे यद्यपि, इस तरह से बन जाएगा हमारा, ठीक है। दे और ये मिल जाएगा तो यद्यपि बन जाएगा। आगे है नदी धन उदकम, तो नदी में आपका ई आ रहा है, दीर्घ ई, ठीक है। तो यहां पर हमारा आगे उ मिल रहा है जो कि असमान स्वर है, तो यहां भी हम क्या कर लेंगे, ई का ये कर लेंगे तो बन जाएगा नद्युद कम, नद्युद कम। देखो कैसे हुआ है, ये उ हमने इसमें मिला दिया है, ठीक है, और ये दे और ये मिल गया, ई के स्थान पर ये हुआ है, वो इसमें मिला हुआ है आपका, जैसे विद्यालय में लिखते हैं ना उस तरह से, ठीक है ना। आगे है हमारा इति धन आदय है। देखो इति धन आदय, तो यहां पर ई मिल रहा है, आगे आ मिल रहा है, यह बन जाएगा इत्यादय है, इस तरह से बन जाएगा। अब यहां पर है मही धन आरूढ़ है, ई मिल रहा है, आगे आ मिल रहा है, असमान स्वर है, तो यहां पर ई को यह कर लेंगे तो यहां बन जाएगा महिया रूढ़ है, महिया रूढ़ है, इस तरह से बन जाएगा। अनुधन अय, हमने आपको बताया था अन्वय बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका सु है और आगतम है, सु में उ मिल रहा है, इधर आ है तो असमान है ना, तो उ के स्थान पर वह हो जाएगा तो बन जाएगा स्वागतम,
ठीक। आगे है आपका तनु और अंगी, तो तनु में ऊ आ रहा है, ऊ को वे कर लेंगे तो बन जाएगा तनवंगी, तनवंगी, इस तरह से बन जाएगा। आगे चलिए, आगे हमारा वधु शब्द है, वधु में दीर्घ ऊ आ रहा है, आगे आपका आ रहा है आशा में, तो आ आपका असमान स्वर है तो ऊ के स्थान पर वे कर लो तो बन जाएगा आपका वध्वाशा, वधु आशा तो वध्वाशा। इसी तरह पितृ है और इच्छा है, तो पितृ में री आ रहा है, आगे ई आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप एक मिल गया ना, एक को यण कर लो, ई को हमने बताया था रे होता है, री का रे होता है, तो यहां पर हो जाएगा, जब रे हो जाएगा तो ये आपका तय बचेगा और तय में आप रे मिलाएंगे तो बनेगा त्रय, ठीक है। अब त्रय बन जाएगा आपका, अब त्रय में आपको इच्छा मिलाना है, त्रिच्छा बन जाएगा। तो कहने का मतलब बन गया आपका पितृच्छा, ऐसे पितृच्छा, इस तरह से बन जाएगा आपका, ये पी है, पितृच्छा, इस तरह से बन जाएगा। देखो कैसे बना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो अभी बता दूंगा मैं, एक बार इनको समझ लेते हैं, इसको मैं बता दूंगा, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है ना। आगे है मातृधन उत्सव है, यहां पर मातृ में री आ रहा है, आगे उत्सव में ऊ आ रहा है, तो ऊ आपका असमान है तो यहां पर री को रे कर लेंगे, बन जाएगा मातृ, ते और रे मिलेंगे मातृ, तो मातृत्सव, ऐसे मातृत्सव, इस तरह से बन जाएगा मातृत्सव। पितृधन आज्ञा है तो री आ रहा है, आगे आ रहा है, तो री को रे बनेंगे पित्राज्ञा, तो पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, इस तरह से बन जाएगा। लृ है इधर और इधर आकार है, तो लृ का हमने कहा कि लृ के स्थान पर ले हो जाता है, तो ले बनेगा तो लाकार है, लाकार है बन जाएगा। सिंपल है, क्योंकि यहां लृ कर दिया हमने, लृ में आकार मिला दो तो लाकार बन जाएगा। ऐसे आपका लृ है, लृ को ले करेंगे, ले में अंग मिलाओ, लंग है, तो ये बन जाएगा लंग है, ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लंग है। इसके बाद में लृ है और इधर आधार है, तो यहां पर लृ को ले होगा तो ला धार है, ला धार है बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको देखो पितृच्छा जो है उसको समझाता हूं, तो ये सारे के सारे उदाहरण आपको समझ में आगे होंगे। इसमें कोई भी डाउट है किसी भी उदाहरण में समझने में तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको हम समझा देंगे उसमें, ठीक है। तो हमारी पूरी यण संधि कंप्लीट हो जाती है, इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, कभी भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अब एक इसमें आप थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाइए, जितने भी हमारे उदाहरण हैं जो बने हैं उनमें आप देख पा रहे हैं, देखिए यहां पर ये आ रहा है, इधर आपका ये आ रहा है, ये आपका ये आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है, ये आपका ये है, ये आपका वे आ रहा है, यहां पर आपका वे आ रहा है, यहां पर आपका वे आ रहा है, ठीक है। ये आपका देखो रे आ रहा है, इसमें आपका वे आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि हम यण देख रहे हैं, तो यण वर्ण से पहले कोई ना कोई व्यंजन आपको मिल रहा है आधा हलंत वाला, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहां पर यण संधि का रूप बनेगा, यानी कि यण संधि का रूप है ये, ऐसे आप समझ सकते हो। क्योंकि जब आप इसमें रिवर्स जाओगे, मतलब इसका टुकड़ा करोगे यहां पर, तो ये तय हलंत है ना, तो ये तय हलंत है, आगे आपका ये आ रहा है, तो ये आपको समझना है कि ई के स्थान पर होता है, तो तय में आप ई मिलाओगे, तय में ई मिलाओगे तो प्रति बनेगा, फिर आपका इसमें से ए को अलग करेंगे तो एकम, तो प्रतिधन एकम, इस तरह से हम इस शब्द को तोड़ेंगे। समझ रहे हैं बात को, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको समझा रहा हूं पितृधन इच्छा को, इसको मैं साफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा, नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो पितृ इच्छा कैसे हुआ, यहां पर हमने पितृ में री को रे कर दिया, तो इसको हमने री को क्या किया, रे कर दिया, ऐसे। आगे है हमारी इच्छा, इस तरह से, ठीक है ना, आगे। अब यहां पर तय और रे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा भैया, त्रय, तो पित्र, ऐसे बन जाएगा। अभी क्या है कि हमारा जो त्रय है ये आधा ही है, क्योंकि हलंत है, ये पूरा कहां से हुआ, ये नहीं हुआ, तो आगे आपका स्वर बैठा हुआ है तो इस व्यंजन में आके मिल जाएगा, तो यहां पर आप मिलाओगे तो पितृ इस तरह से बन जाएगा, पितृच्छा, इस तरह से ये मिलकर के आपके शब्द को बना देगा, तो पितृच्छा ऐसा रूप बनेगा, हमारा बन जाता है। पितृच्छा शब्द कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया ये। तो इस तरह से मित्रों हमारी यण संधि कंप्लीट हो जाती है। हमने आपको इसमें जो भी विशेष बातें थी वो सब हमने समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। एक क्या है यण, क्या है
अच क्या है तीनों के बारे में समझा दिया, एक को यणचि सूत्र का अर्थ आपको समझा दिया, एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है बाद में असमान स्वर होने पर। मैंने आपको एक डायग्राम बना दिया, टेबल बना के समझा दिया। बस आपको दिमाग में याद रखना है कि भाई एक क्या है, एक का मतलब 4 वर्ण है, ठीक है, ई उ रील री, ठीक है। यण का मतलब 4 वर्ण है, ये वे रेले। बाद में असमान स्वर हो, असमान स्वर का मतलब हुआ ई उ रील री। ये जो 4 स्वर है इनके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है आपका, तो वो असमान स्वर में कहलाएगा आपका, ठीक है ना। जितने भी उदाहरण हैं उनमें आप चेक कर सकते हो, ये सब के सब आपके असमान स्वर हैं, देख लो आप, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक संधि और इसमें पढ़ लेते हैं, पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो हमारा ये आज का वीडियो पूरा हो जाएगा एकदम। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं पूर्व रूप संधि। इसके बारे में जो भी आपका मैटर रहेगा पूरा आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आसान तरीका से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं इसका सूत्र कौन सा है, ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के स्तर पर डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जाता है, इसलिए सूत्र पर आपको ध्यान रखना है, सूत्र को समझने पर ध्यान रखना है, उनमें जो शब्द दिए होते हैं उनको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से सवाल बन जाता है जो कि कठिन माना जाता है जब शब्द के अंदर से कोई सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे पूर्व रूप संधि के अंदर देखो, नाम से आपको पता चल रहा होगा पूर्व रूप। पूर्व रूप से तात्पर्य है कि पूर्व वाला रूप हो जाता है। हमने आपसे कहा कि पूर्व क्या होता है, हमने कहा कि प्लस का चिन्ह होता है बीच में, तो पहले वाली स्थिति तो पूर्व कहलाएगी और बाद वाली आपकी उत्तर कहलाएगी, यानी बाद वाला पद। ये तो है पूर्व पद और ये है बाद वाला पद, ठीक है ना, ऐसे आप समझो। तो यहां पर कह रहे हैं कि पूर्व वाला जो आपका रूप है वो ही हो जाएगा, पूर्व वाला रूप हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पूर्व रूप संधि का मतलब है, शब्द का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। अब सूत्र समझ रहे हैं, सूत्र है आपका एंग है पदांतादति, ये सूत्र है, अच्छे से समझ लेना। एंग है पदांतादति, क्या है सूत्र, एंग है पदांतादति, ये सूत्र हो गया हमारा। अब इस सूत्र में जो शब्द हैं उनको समझना है हमें, तो वो है हमारा, एक तो एंग शब्द है, इसको समझना है, एक हमें पदांत समझना है, एक हमें अत समझना है, अत, ठीक है। ऐसे ये 3 शब्द हैं हमें जो कि समझने होंगे, तभी जाकर के आपको इसका अर्थ समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, एंग का मतलब है, एंग प्रत्याहार है हमारा। एंग प्रत्याहार में क्या आता है बताइए, 2 वर्ण आते हैं सिर्फ। आप माहेश्वर सूत्र बोलिए, एंग कहां आएगा, अ ई ओण रील रिक ए ओंग आई औच, आई औच, आई ओण रील रिक ए ओंग। तीसरा वाला सूत्र है ए ओंग, तो ए ओंग से तात्पर्य है ए ओंग, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 वर्ण आते हैं, तो एंग प्रत्याहार के अंदर ए और ओ शामिल होते हैं, तो यहां पर एंग का मतलब हो जाएगा ए या फिर ओ, मतलब ए और ओ इन दोनों का नाम है एंग। ए और ओ को हम एंग प्रत्याहार में शामिल करते हैं, बात समझ में आ गई। एंग किसको कहेंगे, ए और ओ को, ऐसे आपको समझना है। आगे है पदांत। पदांत का मतलब आप समझो पद। पद का मतलब क्या होता है मित्रों, पद का मतलब होता है आपका शब्द, मतलब शब्द से तात्पर्य है सार्थक शब्द, या फिर आप ऐसे मान लो कि संस्कृत में पद उसको कहते हैं जिसकी पद संज्ञा हो जाती है। अब पद संज्ञा करने के लिए हमें लगाने पड़ते हैं उसमें प्रत्यय। एक सूत्र चलता है, सुप्तिङन्तम पदम सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। यदि हम किसी भी शब्द को पद बनाना चाहते हैं तो उसमें हम सुप्रत्यय लगाते हैं, यदि हम किसी भी धातु या क्रिया को पद बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लगाते हैं तिङन्त प्रत्यय। इसलिए तो सूत्र में कहा गया है सुबंतम तिङन्तं च पद संज्ञम स्यात्, यानी सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है, जिसमें आपके ये प्रत्यय लग जाते हैं, उसको हम पद कहेंगे। कुल मिला के आपको सीधा सीधा ये समझना है कि जिस शब्द का शब्द रूप चलता है समझ लेना वो पद है, ऐसे समझाओ सीधी भाषा में, ठीक है। जिसका भी शब्द रूप चल रहा है, जैसे कि राम है तो राम का रूप चल रहा है राम है, रामौ रामः प्रथमा, रामम रामहु रामान द्वितीया। अब ये हमारा पद बन गया, राम है पद बन गया, रामौ पद बन गया, रामान पद बन गया, ऐसे, क्योंकि इसका रूप चल रहा है इसलिए। तो इसका मतलब है कि पद के अंत में उसको कहेंगे पदांत, पद के अंत में, ठीक है। तो कहने का मतलब पदांत का मतलब हो गया पद का अंत, ऐसे शब्द का अंत जिसका रूप चल रहा हो, बात समझना, ठीक है, उसको हम कहेंगे पदांत। आगे अभी समझ में आ जाएगा उदाहरण से। अत का मतलब है यहां पर तय लग गया तो इसको हम कहेंगे तपर।
तपरस तत्कालस्य, तत्काल की संज्ञा होती है, अर्थात यहां पर आपका ह्रस्व ए गिना जाएगा। तय लगने से यहां सिर्फ ह्रस्व ए की गिनती होगी। अब ह्रस्व ए वैसे आप जानते हैं 6 प्रकार का होता है, लेकिन हमें यहां पर दिख रहा है ह्रस्व ए, तो अत में ए का मतलब यहां पर ह्रस्व ए से लेना है आपको। देखिए यहां पर इसका मतलब आपको ह्रस्व ए से समझना है, ठीक है। यहां पर पदांत का मतलब शब्द का अंत आपको समझना है, पद का अंत, पद का अंत यानी पद का अंतिम, पद का अंत मानो या पदांत मान लो, ठीक है। पद का अंत किससे हो रहा है, यानी कौन से स्वर से हो रहा है, वो पदांत है। जैसे ए से हो रहा है तो ए पदांत हो गया, ओ से हो रहा है तो ओ पदांत हो गया, उसके ए से हो रहा है तो ए पदांत हो गया, ऐसे आप समझो। तो यहां पर इसके अंदर जो शब्द हैं उनको समझ चुके हैं, एंग क्या है, पदांत क्या है, अत क्या है। अब इस सूत्र का अर्थ मैं समझाता हूं आपको, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अर्थ लिख रहा हूं मैं, आप भी नोट कर लें सभी, क्योंकि सूत्र का अर्थ भी समझ में आना चाहिए आपके, तभी जाकर आप अच्छे से कर पाओगे। ये कह रहा है, सूत्र का अर्थ है पदांत एंग अर्थात ए और ओ, पदांत एंग के बाद ह्रस्व अ होने पर, ठीक है, मैं सरल करके लिख रहा हूं इसको, पदांत एंग के बाद, यहां पर बाद और लिखना है, पदांत एंग के बाद ह्रस्व ए होने पर, क्या होने पर, ह्रस्व ए होने पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है तथा परवर्ती, परवर्ती का मतलब पर में यानी बाद में, परवर्ती ह्रस्व आकार अर्थात ए, ह्रस्व आकार के स्थान पर अवग्रह, अवग्रह का मतलब अंग्रेजी में एस का चिन्ह होता है ना, उसको अवग्रह बोलते हैं, ऐसे आप समझो, स्थान पर अवग्रह आदेश हो जाता है, ऐसे समझो आप, क्लियर है। तो ये इसका अर्थ हो जाता है, पदांत एंग के बाद ह्रस्व ए होने पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है या पूर्व रूप एकादेश संधि हो जाती है तथा परवर्ती ह्रस्व ए यानी कि बाद में जो ह्रस्व ए है उसके स्थान पर आपका अवग्रह आदेश हो जाता है, अर्थात ए को हटा करके एस का सा चिन्ह बना दिया जाता है। अब मैं इसी बात को शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिए यहां पर हमारा पदांत हो गया कोई भी, ठीक है, ये हमारा पदांत है किसी भी पद में, यहां पर पदांत में ए या ओ आ रहा है, बात समझना, और आगे आपका ह्रस्व ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ह्रस्व ए, ऐसे, ठीक है ना, ये कंडीशन समझ में आई आपको। तो ऐसी यदि स्थिति होती है तो यहां पर आपका क्या होगा, पूर्व रूप एकादेश। तो पूर्व रूप में, पूर्व में क्या है आपका ए और ओ है, तो पूर्व रूप में आपका पूर्व वाला रूप हो जाएगा, तो यहां पर ए और ओ के स्थान पर ए और ओ हो जाएगा। इसके अलावा इधर आपका जो ह्रस्व ए बैठा हुआ है इसके स्थान पर आपका एस का चिन्ह हो जाएगा, इस तरह से, ये इसको हम कहते हैं अवग्रह, ऐसे इसको क्या कहते हैं, अवग्रह कहते हैं। ये आपका शॉर्ट नियम है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक मान लो इसको आप, ठीक है, ऐसे आप इसको समझिए। पदांत ए और ओ, उसके बाद में ह्रस्व ए आ रहा है, तो आप पदांत में जो आपका ए ओ आ रहा है इसके स्थान पर तो ए ओ यूं की तो कर देना है, और इधर ह्रस्व ए जो है आपका उसको एस का बना देना है, एस का चिन्ह, ऐसे जिसको हम अवग्रह कहते हैं, ऐसे आपको समझना है यहां पर, क्लियर है। अब मैं आपको एक उदाहरण भी समझा देता हूं इसी के साथ में, जैसे हमने कहा गृहे और इधर लिखा हमने अस्मिन, यानी इस घर में, गृहे अस्मिन, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि आपका यहां वो पदांत होना चाहिए जो ए या ओ से लास्ट हो रहा हो, यानी कि यहां ऐसा पद हो जिसके लास्ट में या तो ए आ रहा हो या ओ मिले आपको। तो यहां पर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है,
इंग आ गया, इंग में से ए आ रहा है, आगे आपको ह्रस्व ए मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि यहां तो आपको ए या ओ जो है वो यूं की तो ही कर देना है, तो यहां पर तो हम यूं की तो ही कर देंगे गृह, और यहां पर ए जो है आपका ह्रस्व ए, इसके स्थान पर एस का सा चिन्ह हो जाएगा, और फिर बचा कुचा यूं की तो आपको लिख देना है। ये हो गया हमारा गृहेस्मिन, गृहेस्मिन। इस तरह से हमारा ये रूप बन जाता है मित्रों। इस तरह हम बनाते हैं पूर्व रूप संधि के अंदर। तो ये सारा का सारा मैटर आपको समझ में आना चाहिए। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबके? इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हो। इसको लिख लो एक बार, फिर मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा। चलिए मित्रों देखिए, यहां पर हम पूर्व रूप संधि के यहां पर आपको 10 उदाहरण समझाते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि हमने नियम तो आपको समझा दिया सब कुछ, इसमें जो भी विशेष बातें थी वो सारी बातें आपको समझा चुके हैं। अब उदाहरण देखते हैं। देखिए सिंपल है एकदम। यहां पर आपको देखना है, इसमें आपको जो भी पद मिलेगा उसके लास्ट में या तो ए मिलेगा या फिर ओ मिलेगा। ठीक है, और बाद में आपको ह्रस्व ए मिलेगा। बस इधर आपको सेम यूं की तरह कर देना है, यहां पर ए को हटा के एस कर देना है। यही आपकी संधि है, बहुत ही सरल संधि है ये, ऐसे मान लो आप। तो यहां बन जाएगा हरेव, इस तरह से बन जाएगा। यहां पर बन जाएगा विष्णोव, विष्णोव। यहां बन जाएगा आपका ते है, अपी है, तेपी, तेपी। यहां बन जाएगा वनेत्र, वने धन अत्र, वने वनेत्र। यहां बन जाएगा वने अटति, वने वनेटति, वनेटति। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यहां पर है को धन अपी है, तो क्या बन जाएगा कोपी, इस तरह से। यहां पर गृहे अस्मि है तो बन जाएगा गृहेस्मि, गृहेस्मि। यहां पर कोस्ति, कोस्ति। यहां पर बन जाएगा निर्धनोपि, निर्धनोपि, ऐसे। और यहां बन जाएगा विद्यालयेस्मिन, विद्यालयेस्मिन, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है सारे के सारे उदाहरण, आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर देखो, ये हमारा पहला उदाहरण है, देख लीजिए आप। हरे धन अव, तो यहां पर आपने क्या किया, ये अवग्रह कर दिया, और ए आपने सेम यूं की त्यों कर दिया। विष्णु अव है तो यहां आपने एस कर दिया, ये अवग्रह का चिन्ह कर दिया। इसी तरह यहां आपने अवग्रह का चिन्ह कर दिया, क्योंकि यहां हमारा ते पद आ रहा है और ते में ए आ रहा है। इसी तरह वने अत्र में आपका ए जो है इसको हमने एस बना दिया, अवग्रह चिन्ह, और ए आपका यूं की त्यों आ जाएगा। इसी तरह बने हैं और अटति है, तो अटति में ए आ रहा है तो ए को हम यहां पर कर देंगे एस, यानी कि इस तरह का चिन्ह हमने कर दिया है। इधर आप देखेंगे तो यहां देखेंगे को धन अपी है, तो यहां पर आपका अवग्रह चिन्ह हो रहा है। गृह अस्मि है, यहां अवग्रह चिन्ह हो रहा है। को अस्ति है, यहां अवग्रह चिन्ह हो रहा है, यहां अवग्रह चिन्ह हो रहा है। इस तरह से कुल मिला के ए जो है हमारा, इसकी जगह ए इस तरह से अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ठीक है, ऐसे। तो ये है हमारी पूर्व रूप संधि। अब इसमें अब हम आपको एक विशेष नियम और बताते हैं पूर्व रूप संधि का। ठीक है, उस नियम के साथ ही हमारी ये संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देर किस बात की है, फिर उस नियम को भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में उस विशेष नियम को ही पूछ लिया जाता है। तो पहले हम उसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है, उसके बाद हमारी ये संधि कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह लगातार आपको टॉपिक वाइज टॉपिक हम लेके चलेंगे, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा दोस्तों, और फ्री आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूर करना दोस्तों। आपके लिए हम मेहनत करके आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके यदि आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो, टेस्ट इत्यादि आप चाहते हो, सीरीज टेस्ट सीरीज से आप जुड़ना चाहते हो, वीडियो क्लासेज हम जो दे रहे हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेज भी आप लेना चाहते हैं, या और जो भी मैटर है आपका वो सब आप चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उस पर जाकर के भी आप प्राप्त कर सकते हो। वहाँ दो तरह के आपको कंटेंट मिलते हैं, या एक तो फ्री। दोस्तों हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर दो तरह के कंटेंट मिलेंगे, एक तो फ्री वाला मिलेगा, एक आपको पेड मिलेगा। आप जो भी चाहें वो देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पेड भी मिलेंगी, बहुत ही कम कीमत पे मिलेंगी। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट किया है वो प्लेटफॉर्म, इसलिए आप वहाँ जाइए। ये लोगो देख रहे हैं आप, देखिए स्क्रीन पर, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लोगो है, नाम है मिशन संस्कृत ज्ञान। अभी प्ले स्टोर पर जाके फटाफट इसको डाउनलोड करें और इसमें आप एंट्री कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब हम इसका एक जो नियम है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए, तो चलिए मित्रों, ये है हमारा विशेष नियम पूर्व रूप संधि का, इसको हम समझते हैं। देखिए सूत्र है हमारा, सर्वत्र विभाषा गोहु,
सर्वत्र विभाषा गोः, ये हमारा सूत्र है जो कि विशेष है आपके पूर्व रूप संधि के अंदर। इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप सीधा। विभाषा का मतलब अथवा होता है, विकल्प से, ऐसे मान के चलो आप। विभाषा का मतलब यहां पर विकल्प से है। जब कोई कार्य विकल्प से करना हो, अथवा में करना हो, तो हम विभाषा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। गो शब्द का मतलब गो शब्द है आपका सर्वत्र यानी सब जगह, ठीक है। अर्थ इसका यह होता है कि पदांत में यदि गो शब्द है, ठीक है, पद का अंत यदि गो शब्द से हो रहा है और बाद में यदि ह्रस्व आकार है, तो ऐसी स्थिति में हम या तो पूर्व रूप संधि करेंगे या हम प्रकृति भाव संधि करेंगे। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हो, दोनों ही सही है, वहां पर कोई भी गलत नहीं है। ये इसका कहने का तात्पर्य है। क्लियर है बात? दोबारा सुन लो आप, इसका अर्थ समझ लो। यदि पदांत गो है और पदांत गो के साथ में यदि ह्रस्व ए का हम मेल करना चाहते हैं तो वहां पर पूर्व रूप या प्रकृति भाव आदेश हो जाता है, ऐसे इसका अर्थ है। अब देखिए यहां पर दो रूप बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार तो हम पूर्व रूप कर देंगे, अथवा में होगा ना इसलिए, और एक बार हम प्रकृति भाव कर देंगे तो दो रूप आपके सामने बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे हमारा उदाहरण है गो धन अग्रम। गो धन अग्रम, हमने कहा कि पदांत में गो है, तो देखिए हमारा पूरा पद गो शब्द आ रहा है, ये पद का अंत है गो, ठीक है। तो इसमें आगे आपको ह्रस्व ए होना चाहिए, ये आपका ह्रस्व ए आ रहा है यहां पर। अब ऐसी स्थिति में आप पूर्व रूप करोगे और प्रकृति भाव करोगे। जब आप पूर्व रूप कर दोगे तो क्या होगा? पूर्व रूप कर दोगे तो हमने आपको क्या बताया, पूर्व रूप करने में ओ का ओ यों की त्यों आ जाएगा और जो ए है आपका ये वाला, इसकी जगह ऐसा चिन्ह हो जाएगा और इस ओ की जगह आपका सेम ओ आ जाएगा। तो यहां पर हम इस तरह लिखेंगे, देखिए गो और ए का बन जाएगा इस तरह से अवग्रह का चिन्ह, अंग्रेजी में एस की तरह बन जाएगा गोग्रम, ये हो जाएगा पूर्व रूप। देख लीजिए आप, ये तो है हमारा पूर्व रूप का उदाहरण। क्लियर? अब इसका हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया पूर्व रूप। अब हम पूर्व रूप नहीं करना चाहते हैं और हम प्रकृति भाव करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि प्रकृति भाव में कोई संधि नहीं होती है, अर्थात जैसी उसकी प्रकृति आपको दिखाई दे रही है सेम यूं की तो ही रह जाती है, केवल बीच में प्लस का चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है और सेम टू सेम यूं की तो ही रख दिया जाता है। उसी का नाम है प्रकृति भाव संधि, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होना, कुछ भी संधि नहीं होना, प्रकृति भाव संधि है। संधि कार्य प्राप्त होता है लेकिन वहां पर हम संधि कार्य नहीं करते हैं, तो उस स्थिति को हम प्रकृति भाव कहते हैं, आपको हम बता चुके हैं। तो यहां देखिए इस तरह से हम लिखेंगे इसको, गो धन अग्रम। अब यहां पर हम पूर्व रूप नहीं कर रहे, यहां पर हम प्रकृति भाव कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा आपका गो अग्रम ऐसे, और यहां हमारी संधि हो जाएगी प्रकृति भाव। इस तरह आपके दोनों रूप बन जाते हैं। ये हमारा विशेष जो नियम है, विशेष सूत्र है, सर्वत्र विभाषा गोः। इसके आधार पर आपको दो उदाहरण समझने हैं, गोग्रम और गो अग्रम। यहां आपका पूर्व हो रहा है, यहां पर आपका प्रकृति भाव का कार्य हो जाता है। तो ऐसे हमारे ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मित्रों आज का हमारा ये जो संधि का विशेष वीडियो था कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज हमने जो दो संधि बताई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों इसी तरह आपको लगातार कंटेंट मिलेगा, लगातार आपको सरल से सरल कंटेंट यहां पर देने का प्रयास किया जाएगा। अच्छे से समझिए, अच्छे से मेहनत करिए, प्रयास करिए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित सफल हो जाओगे। कहते हैं कि कोशिश इंसान को नाकाम कर सकती नहीं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं। इसलिए कोशिश करते रहो हमेशा, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों तो आज का हमारा प्रयास कैसा लगा, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही शानदार नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।